बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसका नाम है कैपेसिटर। कैपेसिटर को डिस्कस करने के लिए हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल प्लेट्स। इन दो कंडक्टर्स को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट करना है और देना है किसी किस्म का वोल्टेज। इस तरह से कनेक्ट करना है कि एक प्लेट को हम कनेक्ट करेंगे विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और दूसरी प्लेट को कनेक्ट करेंगे विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जैसे ही हम ये कनेक्शंस करेंगे, हम जानते हैं कंडक्टर्स के पास इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होते हैं, यानी अपर प्लेट पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको हमने इस पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया है। ये पॉजिटिव साइड इस कंडक्टर के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। जितना ज़्यादा ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, जितना ज़्यादा इसका वोल्टेज होगा, उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से ये अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाएगा। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्शन की वजह से यहाँ से इमर्ज होंगे और बाहर की तरफ फ्लो करेंगे। जो ही ये इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर से बाहर इमर्ज होंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स के जाने की वजह से पीछे पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करते हुए इस पॉजिटिव साइड के पास पहुंच जाएंगे ड्यू टू अट्रैक्शन। आगे नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। बैटरी को किसी किस्म का वर्क करना पड़ेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को पंप करके इस दूसरे कंडक्टर के पास भेजना होगा। इस पंपिंग के लिए हमने इस बैटरी को यहाँ पे कनेक्ट किया है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को एक साइड से पंप करके दूसरी साइड पर भेजना। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे और यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि न्यू आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को ये इलेक्ट्रॉन्स जो पहले से यहाँ डिपॉजिटेड हैं रिपेल नहीं करते। जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डिपॉजिट होंगे, इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स नए आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे और रिपल्शन की वजह से मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डिपॉजिट नहीं हो सकते। हमने देखा था कि इनिशियली इन दोनों पर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जो ही हमने ये वोल्टेज यहाँ कनेक्ट किया है, दोनों पे चार्ज आ गया है। एक पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। चार्ज जो यहाँ पर आया है, इसी वजह से हम कहते हैं कैपेसिटर इज़ अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। ये चार्ज जो यहाँ पे स्टोर हुआ, ये इसको स्टोर करने की वजह है ये वोल्टेज। यानी ये वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा चार्ज स्टोर किया जाएगा। चार्ज स्टोर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज दैट इज गिवन टू द सिस्टम। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हम ओपन करेंगे, यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट को हम कहेंगे कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटेंस को हमने मेजर करना हो तो हम यहाँ से वोल्टेज को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। चार्ज स्टोर्ड डिवाइडेड बाय वोल्टेज इज इक्वल्स टू द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटेंस क्या होती है? एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। यानी इस कैपेसिटर की, जो इस वक्त हम पढ़ रहे हैं, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। दोनों प्लेट्स को हमने डिस्टेंस d के साथ रखा हुआ है। इन दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एबिलिटी को हम कहेंगे कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की डिपेंडेंस किस किस पे है? नंबर 1 ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स, नंबर 2 मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। इस वक्त जो इनके पास मीडियम है वो एयर या वैक्यूम है। इसके अलावा इन दोनों के दरमियान वाटर भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, कोई और मीडियम भी हो सकता है। तो उस मीडियम पे इस कैपेसिटेंस की डिपेंडेंस है। कैपेसिटेंस को मेजर करते हैं, SI यूनिट इसका फैरेड है। कैपेसिटेंस को जब हम इंडिकेट करेंगे, कैपेसिटर को इंडिकेट करेंगे इन सर्किट डायग्राम में हम दो पैरेलल प्लेट्स इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि बैटरी की एक साइड बड़ी होती है और दूसरी साइड छोटी होती है। छोटी साइड को हम नेगेटिव कहते हैं, बड़ी साइड को हम पॉजिटिव कहते हैं, लेकिन कैपेसिटर की दोनों साइड्स बराबर होती हैं। इस तरह से हम इसका सिंबल ड्रॉ करेंगे इन सर्किट डायग्राम। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि इसका SI यूनिट होता है फैरेड। फैरेड को हम डिफाइन कर सकते हैं, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज 1 फैरेड इफ ए चार्ज ऑफ 1 कूलम given to one of the plates of parallel plate capacitor produces a potential difference of 1 volt between them. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस विद वैक्यूम एंड विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम। कैपेसिटेंस विद वैक्यूम का मतलब ये है कि अब हमने कैपेसिटर जिसपे दो प्लेट्स जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमने डिपॉजिट किया है, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में एयर मौजूद है। इस कैपेसिटर की हमने कैपेसिटेंस को मेजर करना है। अभी हमने देखा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वोल्ट।
इसी फॉर्म को हम यूज़ करेंगे, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर की थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज दी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि होती है Q बाई A के बराबर। तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसमें, E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे E को ओपन कीजिए, V ओवर D, V इज द वोल्टेज एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्मूले के थ्रू ओपन किया गया है। सिग्मा की वैल्यू पुट की है हमने Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमें Q बाई V चाहिए, यानी इस V को हम यहाँ डिवाइड कर देंगे, A एप्सिलॉन नॉट को हम यहाँ पे इस तरफ भेज के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो Q बाई V हमारे पास आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D इज इक्वल्स टू Q बाई V। और Q बाई V क्या है? बाई इक्वेशन नंबर 1 कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, यानी कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू दी A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। अगर हम वैक्यूम के थ्रू कैपेसिटेंस मेजर कर रहे हैं या फिर हम दो प्लेट्स के दरमियान एयर को डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमने कैपेसिटेंस को मेजर करना है A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। अगर एयर के अलावा कोई और मीडियम आ जाए, उस मीडियम को हम कहेंगे डाइलेक्ट्रिक, यानी एयर तो हर जगह मौजूद है ही है, उसके अलावा हम दोनों प्लेट्स के दरमियान वाटर इंसर्ट कर दें या ऑयल इंसर्ट कर दें, तो ऐसी कंडीशन में कैपेसिटेंस क्या होगी? इसके लिए हम डिस्कस करते हैं, दो प्लेट्स हैं, इनको हमने बैटरी के टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरह से कि एक प्लेट को पॉजिटिव से किया है कनेक्ट और दूसरे को नेगेटिव से कनेक्ट किया है। आपने यहाँ याद रखना है कि जो साइड पॉजिटिव से कनेक्ट होती है उस पर पॉजिटिव साइड होने की वजह से पॉजिटिव साइन आ जाता है, और जो नेगेटिव से कनेक्ट की जाती है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इन दोनों के दरमियान हमने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ एयर तो मौजूद है ही है, यानी कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, ये फॉर्मूला तो है ही है। यहाँ पे मीडियम का इजाफा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का, इसीलिए हम कैपेसिटेंस के फॉर्मूले को लिखेंगे A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D। एप्सिलॉन R को कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ पे जो ही हमने कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया, हमने ऑब्जर्व किया कि वोल्टेज डिक्रीज हो गया, और वोल्टेज अगर डिक्रीज हो गया है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q बाई V, वोल्टेज डिक्रीज हो गया है तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। ये तो एक मेथड है कैपेसिटेंस के इंक्रीज को समझने का। दूसरा मेथड ये है कि अगर आप इस फॉर्मूले को देखें A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D, यहाँ क्योंकि मीडियम आपने एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है एप्सिलॉन R, इस वजह से कैपेसिटेंस हमेशा ज़्यादा आएगी बनिस्बत वैक्यूम के। कैपेसिटेंस की डिपेंडेंस यहाँ इस फॉर्मूले से किस किस पर है? एरिया ऑफ द प्लेट्स, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो यहाँ पे डिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस की, यानी अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, और एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस की, यानी अगर हम एरिया को इंक्रीज कर दें, एरिया को इंक्रीज करने से कैपेसिटेंस बढ़ेगी। इसके अलावा अगर हम मीडियम्स को इंक्रीज कर दें तो मीडियम्स को इंक्रीज करने से भी कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। A एप्सिलॉन नॉट बाई D, ये क्या चीज़ थी? कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम, तो ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। एप्सिलॉन R एज इट इज चल रहा है, यहाँ से हमें एप्सिलॉन R चाहिए तो C वैक्यूम को हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। C मीडियम मीन्स कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक, C वैक्यूम मीन्स कैपेसिटेंस विद एयर। एप्सिलॉन R यहाँ से हमारे पास आ रहा है C मीडियम डिवाइडेड बाय C वैक्यूम। कैपेसिटेंस को इस तरह से रिप्रेजेंट करके हम एप्सिलॉन R को डिफाइन कर सकते हैं एज द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एन इंसुलेटिंग सब्सटेंस एज मीडियम बिटवीन द प्लेट्स टू इट्स कैपेसिटेंस विद वैक्यूम एज मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। आसान अल्फाज में डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट रेशियो है कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम के। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स एज वेल एज द फोर्सेस। इन फोर्सेस को कंपेयर करके हम इनके डिफरेंसेस देखेंगे। सबसे पहली बात कि अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड को पढ़ रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा मैसेस की कंडीशन में पढ़ी जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इलेक्ट्रिकल चार्जेस की सूरत में पढ़ी जाती है। ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा अट्रैक्टिव होती है, कभी भी रिपल्सिव नहीं होती।
लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्सिव भी हो सकती है और अट्रैक्टिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम चार्जेस को लाइक चार्जेस की सूरत में रख रहे हैं या फिर अनलाइक चार्जेस की सूरत में रख रहे हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड की फील्ड स्ट्रेंथ को अगर हम मेजर करें तो होती है फोर्स पर यूनिट मास, और इलेक्ट्रिक फील्ड की फील्ड स्ट्रेंथ को मेजर किया जाए तो फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है। अगर हम इनकी फील्ड्स को ड्रॉ करें तो हमेशा फील्ड लाइंस पैरेलल ड्रॉ होती हैं दोनों कंडीशंस में। इनकी फोर्सेस को कंपेयर किया जाए, दोनों की फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती हैं, यानी अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाएंगे फोर्सेस कम हो जाएंगी दोनों में। F इज इक्वल्स टू माइनस जी एम एम बाई आर स्क्वायर, और यहाँ से भी हमारे पास K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दोनों कंडीशन में फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती हैं। इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स एज वेल एज इलेक्ट्रिकल फोर्स, दोनों फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब ये होता है कि वर्क डन इन सच अ फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, यानी आप किसी भी पाथ से वर्क परफॉर्म कर रहे हैं उसका आंसर सेम आना चाहिए, डिफरेंट नहीं आना चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल फोर्स मीडियम डिपेंडेंट है, जैसे अभी हमने कैपेसिटर के केस में देखा कि अगर हम मीडियम रख रहे हैं तो कैपेसिटेंस पे फ़र्क पड़ रहा है। इसी तरह हम कोई भी मीडियम रखते हैं, उस मीडियम के रखने से इलेक्ट्रिकल फोर्स पे फ़र्क आता है, वो मीडियम डिपेंडेंट है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी मीडियम डिपेंडेंट नहीं होती। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर हम इनके कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करें तो कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करके हम ये देखेंगे कि अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के कांस्टेंट को देखें तो यहाँ पे g रिप्रेजेंट कर रहा है इसके कांस्टेंट को। इसके कांस्टेंट की वैल्यू बहुत स्मॉल है, जबकि अगर हम इलेक्ट्रिकल फोर्सेस को देखें तो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। चार्जेस की कंडीशन में ही अगर देख लिया जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की कंडीशन में ही हमने देखा था कि फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, यानी अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स वीक है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल फोर्स।